एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में नीति आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में नीति आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। Discuss the function of Niti Aayog as a important institutions. As a important institution. Discuss the functions of Niti Aayog as a important institution. एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में नीति आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में नीति आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों की विवेचना कीजिए। हो गया। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग थी। योजना आयोग थी। नीति आयोग ने अपनी संकल्पना कंसेप्ट ऑफ नीति आयोग नीति आयोग ने अपने संकल्पना पत्र में नीति आयोग ने अपने संकल्पना पत्र में उद्घोषित किया है उद्घोषित किया है कि नीति आयोग ने अपनी संकल्पना पत्र में उद्घोषित किया है कि नीति आयोग ने अपने संकल्पना पत्र में उद्घोषित किया है कि नीति आयोग का प्रतिपाद्य विषय माने नीति आयोग का जो स्पिरिट होगा, नीति आयोग का प्रतिपाद्य विषय सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन, या कोऑपरेटिव फेडरेशन, सहकारी संघवाद तथा अधिकतम शासन मैक्सिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकतम शासन एवं न्यूनतम प्रशासन, न्यूनतम सरकार, न्यूनतम मिनिमम गवर्नमेंट
की वैचारिकी पर आधारित होगा। अधिकतम शासन एवं न्यूनतम सरकार की वैचारिकी पर आधारित होगा। वैचारिकी पर आधारित होगा। बेस्ड ऑन मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिमम गवर्नमेंट। नीति आयोग का नीति आयोग की नीति आयोग की नीति आयोग की संकल्पना से स्पष्ट होता है। नीति आयोग की संकल्पना से स्पष्ट होता है। नीति आयोग की संकल्पना से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती पास्ट पूर्ववर्ती योजना आयोग पूर्ववर्ती योजना आयोग एक औपचारिक ढांचा मात्र रह गया था। भारत जैसे विविधता वाले राज्यों में भारत जैसे विविधता वाले प्रांतों में भारत जैसे विविधता वाले प्रांतों में भारत जैसे विविधता वाले प्रांतों में राज्य के या प्रांत के आर्थिक विकास के आर्थिक विकास के आर्थिक विकास के विभिन्न आर्थिक विकास के विभिन्न सोपान हैं। योजना आयोग योजना आयोग प्रांतों के समावेशी विकास में योजना आयोग प्रांतों के समावेशी विकास में दीर्घकाल तक कार्य करने के उपरांत भी दीर्घकाल तक कार्य करने के उपरांत भी दीर्घकाल तक कार्य करने के उपरांत भी सफल नहीं रहा था। फलतः या परिणामतः एज ए रिजल्ट आर्थिक नियोजन के लिए सभी प्रांतों पर एक प्रारूप लागू हो। सभी प्रांतों का प्रारूप एक हो। सभी प्रांतों का एक प्रारूप हो, कामा यह भ्रांत धारणा चाहे यह धारणा भ्रांत है। यह धारणा भ्रांत है। वैश्विक आर्थिक
प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं उदारीकरण के परिवेश और पर्यावरण में, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा उदारीकरण के परिवेश एवं पर्यावरण में राज्यों का विकास, राज्यों का विकास, राज्यों का विकास, राज्यों का विकास राज्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। विकास राज्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। नीति आयोग की, नीति आयोग की, नीति आयोग की, नीति आयोग की यह संकल्पना वर्तमान वैश्विक, नीति आयोग की यह संकल्पना, थोड़ा सा, नीति आयोग की यह संकल्पना वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के, वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के, वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप करने की संकल्पना वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप करने की संकल्पना नीति आयोग की भूमिका को, नीति आयोग की भूमिका को सकारात्मक एवं, सकारात्मक एवं प्रासंगिक बना देता है। पॉजिटिव एंड रिलेवेंट। पैराग्राफ चेंज। नीति आयोग, नीति आयोग का मुख्य ध्यान और आकर्षण भारत के राज्यों के मध्य प्रशासनिक दृष्टि से, भारत के राज्यों के मध्य प्रशासनिक दृष्टि से, भारत के राज्यों के मध्य प्रशासनिक दृष्टि से संघीय, संघीय
सहभागिता की भूमिका में संघीय सहभागिता की भूमिका में संघीय सहभागिता की भूमिका में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि करना है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि करना है। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए संघीय सहभागिता की भूमिका को बढ़ाने के लिए राज्यों को राज्यों को निरंतर राज्यों को निरंतरता में संरचित संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से संरचित माने जिसकी एक संरचना हो, जिसका एक स्ट्रक्चर हो, संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के या ग्राम्यांचलों के विकास के लिए ग्राम्यांचलों या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तंत्र विकसित करना तंत्र विकसित करना तथा शीर्ष प्रशासनिक शीर्ष प्रशासनिक स्तर के माध्यम से तथा शीर्ष प्रशासनिक स्तर के माध्यम से तथा शीर्ष प्रशासनिक स्तर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करना ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की देखरेख करना ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की देखरेख करना ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की देखरेख करना नीति आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में नीति आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में समाहित है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने भारतवर्ष के प्रशासनिक इतिहास में नीति आयोग ने भारतवर्ष के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार नीति आयोग ने भारत के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक रणनीति इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी आर्थिक रणनीति में सम्मिलित किया है। आर्थिक रणनीति में सम्मिलित किया है। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा
आर्थिक रणनीति का, हमारे आर्थिक योजनाओं का हिस्सा नहीं था। अब हमारी आर्थिक चुनौतियों के मध्य राष्ट्रीय सुरक्षा को, नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल डिफेंस को प्रियोरिटी मिली है। पहली बार रक्षा बजट पर महत्वपूर्ण, रक्षा कर्मियों के लिए वन वेंशन वन प्लान करके हमारा टारगेट, हम राष्ट्र का आर्थिक विकास भी करेंगे और राष्ट्र का सामरिक विकास भी प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। वह इसलिए कि अब हम केवल लोक कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था तक अगर हम अपने को समेटे रहेंगे और बगल में पड़ोसी राज्य जो परमाणु शक्ति से संपन्न राज्य है, जिससे एक बार हम मुंह की खा चुके हैं, दूसरा पड़ोसी भी परमाणु संपन्न है, ऐसे में जब हमारी स्थलीय सीमा, हमारी वायु सीमा और हमारी सामुद्रिक सीमा पर हमारे विरोधी देशों की प्रबलता बढ़ रही है, सामरिक शक्ति पड़ोसी राज्य की विशेष रूप से चाइना की बढ़ रही है, आप थर्ड पेपर में उसे पढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत के रक्षा क्षेत्र की तैयारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। गलवान का प्रश्न, अभी अरुणाचल प्रदेश का विवाद और बराबर चीन से सीमा पर तनाव, यह वे महत्वपूर्ण कारण थे जिसमें भारत सरकार को विकास के साथ साथ अपना राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखना था। क्योंकि भारत की एक विशाल सीमा, सबसे बड़ी भारत की जो विशाल दूसरे राज्य से लगी हुई सीमा है वो बांग्लादेश है। उसमें सुरक्षा का प्रश्न, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा से हमारी सीमा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और ऐसे ही हमारी चीन से अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, अपने बॉर्डर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है। यह विश्व के विकसित देशों के प्रशासन में यह कार्य बहुत पहले से हो रहा, लेकिन एक नई सरकार आई तो उसने, अब जैसे कहते हैं कि इस सरकार ने एज ए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में मैं ये कहता हूं कि यह एक टर्निंग पॉइंट है। इस सरकार की जो प्रशासनिक दृष्टि है वह दूरदृष्टि वाली है और बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी बहुत बड़ी एक समस्या पहले से भी थी और इस सरकार के आने के बाद बॉर्डर मैनेजमेंट की ही का वो अभाव था कि भारत में चकमा शरणार्थी चले आए, भारत में बांग्लादेश के बहुत मात्रा में शरणार्थी आ गए, जिससे असम की जनसंख्या का असंतुलन है, संघर्ष है, सिक्किम में संघर्ष है चकमा शरणार्थियों के कारण, बांग्लादेश के शरणार्थियों के कारण असम में और आसपास के राज्यों में संघर्ष है। तो ये जो हमारी जनसंख्या का असंतुलन और हमारी अर्थव्यवस्था पर जो अतिरिक्त दबाव हो रहा था, इस दबाव को चाकचौ बंद करने के लिए, इस दबाव से विमुक्त होने के लिए प्रशासन ने नीति आयोग में बॉर्डर मैनेजमेंट को और अपने आर्थिक हित, अपनी राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। नीति आयोग ने समाज के उस वंचित वर्ग को, नीति आयोग ने गुड मंजुल ने बहुत लिखा है, इन रीसेंट केस इन इंडिया एंड श्रीलंका इकोनॉमिक बॉर्डर मैनेजमेंट टू एवॉइड चाइना थ्रेट। ये बिल्कुल सही बात कही है, इसका बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। अभी श्रीलंका को इकोनॉमिकली ऑक्युपाई करने का प्रयास पूरी तरह चाइना कर रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ऑक्युपाई उसने कर लिया है, उसके बहुत बड़े क्षेत्र को, चूंकि चीन का लगभग चीन पाकिस्तान के माध्यम से हस्तक्षेप करके भारत को गुलाम तो बाद में प्रतिस्पर्धा करेगा भारत से, लेकिन उसने पाकिस्तान को तो गुलाम बना लिया है।
हमारी 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 जो डिप्लोमेसी है वो बहुत पाकिस्तान पर, चाइना अगेंस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन श्रीलंका को, म्यांमार को, अन्य देशों को हम संतुलित कर सकते हैं। और ये आज भी उस चाइना के थ्रेट को हम अवॉइड न करें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। ये तो थोड़ा सा ज्यादा विमर्श हो गया उसके लिए, आपके थर्ड पेपर के लिए। लेकिन जो हमारा मूल कंसेप्ट है, जो संकल्पना है कि हम बॉर्डर के जितने मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान आकर्षण करेंगे, वह बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी है मंजुल ने। तो ये हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण था। पहली बार नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल डिफेंस को भारत की योजना में प्राथमिकता मिली। ये महत्वपूर्ण चीज आपको कम्युनिकेट करनी थी। नेक्स्ट, क्या बोला है हमने? रत्नांक, मैंने क्या बोला है अभी? क्या मैं लिख पा रहा था? वंचित समाज के। हाँ, वंचित समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान आकर्षण किया है, उन वर्गों पर विशेष ध्यान आकर्षण किया है, उन वर्गों पर विशेष ध्यान आकर्षण किया है जो आर्थिक आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। नीति आयोग ने राष्ट्रीय क्षेत्र के नीति आयोग ने राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक, किन क्षेत्रों में? थिंक टैंक, इसी तरह आप लिख लीजिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक, उदाहरण के लिए शैक्षिक और अनुसंधान, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जैसे आर्थिक और जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान, इसे लिख लीजिए पॉलिसी रिसर्च। शैक्षिक और नीति अनुसंधान को, नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच, संस्थानों के मध्य भागीदारी बढ़ाने को भागीदारी बढ़ाने की योजना को लागू करना नीति आयोग का व्यवहारिक सिद्धांत है। नीति आयोग का व्यवहारिक सिद्धांत है। इस पर आप लोगों को कोई उदाहरण याद आ रहा है? प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य कि हम ऐसा हम शैक्षणिक और नीति संबंधी अनुसंधान करेंगे जिससे भारत के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा मिले। इसके लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया और स्किल क्षेत्र के जो क्या कहते हैं,
इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से संबंधित विश्वविद्यालय खोले हैं। जैसे राजस्थान का उद्यमिता विश्वविद्यालय स्किल इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो यूनिवर्सिटीज खोल रही हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में वक्तव्य दिया था, लगभग 1 वर्ष पहले, अर्थनीति का बहुत बड़ा पार्ट लेके आए, लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। हम स्थानीयता को आवाज देंगे और उसे फिर विश्व उत्पाद की श्रेणी में ले जाएंगे, ताकि हमारी उत्पाद शक्ति गांव-गांव तक विकेंद्रित होकर के गांव के लोग स्वावलंबी हो सकें, हम हाथों को रोजगार दे सकें और और राष्ट्र की आर्थिक कमाई, देश की आर्थिक, स्टेट की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकें। हमारे माल चाइना जैसे और अमेरिका जैसे विश्व के मार्केट में बिके। अचार हो तो भारत का अचार हो, अगर हमारा स्किल्ड हो, हमारा व्हीट से बनने वाला कोई खाद्य पदार्थ हो, तो वो अमेरिका की मार्केट, जापान और फ्रांस की मार्केट में बिके। ऐसा हम बना दें, मुरब्बा बना दे जो छोटे छोटे, जैसे उसी के तहत उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर काम कर रही है, यूपी की प्राथमिकता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश जो कितना पिछड़ा हुआ था, कितने पेंडेमिक की परिस्थितियों से अपने आर्थिक नियोजन को करने में सफल रहा है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश अपनी आर्थिक निर्यात में सबसे सर्वाधिक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तीसरी पोजीशन उत्तर प्रदेश ने कर ली है। और अर्थव्यवस्था का भी को बूम करने में सफलता मिली है, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से कहीं हम गाजीपुर का सामान बेच रहे हैं, हाथरस का सामान, फिरोजाबाद का, और उसे विश्व मार्केट में हम लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी एक सफलता है। और चाहे सरकार का चेहरा जो हो, जो सरकारें हैं, वो हमें इतनी विशाल जनसंख्या को रोजगार तभी दे पाएंगे जब जापान जैसी परिस्थिति, चीन जैसी परिस्थिति आए कि वहां गांव-गांव में प्राइवेट सेक्टर में काम हो और हाथों को काम मिले। तभी एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, तभी हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में नीति आयोग की प्राथमिकता है कि राष्ट्र की सुरक्षा भी हो, राष्ट्र का हित हो, और जो हमारी जो शैक्षिक इकाइयां हैं वो कुछ ऐसा अनुसंधान करें, हम नीति संबंधी अनुसंधान करें कि हमारा साबुन क्यों नहीं प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरह, क्यों नहीं लाउरा स्काउडा की तरह हमारी गाड़ियां निकले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बने। हम कई ऐसे काम करें जो हम वैश्विक स्तर पर लार्सन एंड टूब्रो बने। तो ऐसा वैश्विक स्वरूप हम लेकर आए और हम विश्व के बाजार में कपड़ों के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा कर सकें, हर क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो इसलिए ऐसे संस्थानों के बीच आपस में भागीदारी हो, जो अनुसंधान निकले, जो अनुसंधान वाले संस्थान शैक्षणिक अनुसंधान करें, फिर नीति का उसका अनुसंधान हो कि किस तरह उसको हम इम्पोर्ट कर सकें, किस तरह उसे हम लागू कर सकें कि गांव में चप्पल का निर्माण हो तो फीते गांव में बने और विश्व के बाजार में बिके। हमारी औषधियां बिक सकती, हमारा आयुर्वेद विश्व के मार्केट में बिक सकता है, हम कैल्शियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं, हम आंवला की कैंडी विश्व भर में बेच सकते। वो सारा हो जब शैक्षणिक अनुसंधान हो, फिर नीति में उसका कन्वर्जन हो, हम पॉलिसी में उसका कन्वर्जन कर सकें और विश्व की अर्थव्यवस्था से अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में ले आ सके। यह पहले नहीं था, क्योंकि उदारीकरण आ जाने के बाद हम योजना आयोग से अब काम नहीं चला सकते थे। योजना आयोग का सारे निर्णय, सारा ढांचा किस पर आधारित था? पास्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वह उदारीकरण के पूर्ववर्ती योजनाएं थी जो भारत की आवश्यकता के अनुरूप थी। अब उदारीकरण के बाद भारत की जरूरतें बदली हैं, भारत की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ है और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ले जाने के लिए हमारे प्रशासन के आर्थिक संरचना और स्वरूप में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब तक हम यह परिवर्तन नहीं करेंगे, हम जैसे अभी जैसे ही भारत में यह नवाचार, इनोवेशन जैसे हुआ है, वैसे वैसे आलोचना का दौर, यहां तक कहा गया कि नीति आयोग पुराने बोतल में नई शराब है। तरह तरह के जुमले प्रयोग किए गए, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए।
एक प्रीफिक्स आइडियोलॉजी के आधार पर इसकी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन आलोचनाओं में कोई दम नहीं था। आलोचना केवल आलोचना के लिए थी। भारत बहुत आगे निकल चुका था। भारत को अपनी बहुत रणनीति आर्थिक प्रतिस्पर्धा करनी थी, अपनी सामरिक प्रतिस्पर्धा करनी थी, अपनी रक्षा करना है, राष्ट्रीय हित को बचाना है। और देश में किसी प्रकार की, जैसे अभी किसान आंदोलन के नाम पर देखा गया, इसमें बड़ी विदेशी शक्तियों का भी हाथ होता है। हम भी ऐसा करते हैं, हम भी पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए अपनी डिप्लोमेसी चलाते हैं। हम भी वहां पर पाकिस्तान में जो वहां पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट है उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो कोई भी देश करता है। उसी तरह किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ बहुत बवंडर हुआ। हम किसानों को सरकार समझा नहीं पाई, उसको फीडबैक करना पड़ा, आना पड़ा। लेकिन एज ए राजनीति विज्ञान के, एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, जब हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी के नाते, तो हर विदेशी, अब विदेश नीति आप पढ़ेंगे, डिप्लोमेसी पढ़ेंगे, हर देश दूसरे देश को अस्थिर करने के लिए भी अपने बजट का एक भाग रखता है। जब जितनी सरकार को हम अस्थिर करेंगे तो उनकी आंतरिक जो हलचलें होंगी, तो वो समर नीति पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए सुरक्षा होगी, पड़ोसी राज्य के लिए। तो ऐसा हर राज्य करता है, तो भारत भी उसमें कभी कभी लपेटे में आ जाता है, उसका शिकार हो जाता है। किसान आंदोलन, उसमें बहुत अच्छी नीतियां थी। जो पहला कृषि बिल था उसमें उस पर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज फिर परिस्थिति वहीं आ गई है। फिर देश अपना रास्ता तलाशेगा। फिर हम नीति आयोग पर आते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार माने इनोवेशन, ज्ञान माने नॉलेज, नवाचार माने नवीन प्रचलन, नवीन प्रारंभ करना, इनोवेशन नया व्यवहार प्रस्तुत करना, और उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप की सहायता प्रणाली बनाना और देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली को विकसित करना एवं अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना, अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना नीति आयोग का ध्येय है। इस पर कोई उदाहरण आपके मस्तिष्क में समझ में आ रहा है? सर इसका उदाहरण सर ले सकते हैं, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसमें क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट्स लोगों को हो उनको स्किल डेवलपमेंट करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो बहुत पहले है। मैं पूछ रहा हूं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों, यही मैंने लिखाया है ना, भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता की सहायता की प्रणाली को विकसित करना एवं अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना, यह नीति आयोग का मुख्य ध्येय है। यही हमने लिखाया है। तो इसके संदर्भ में कोई नवीन उदाहरण समझ में आ रहा है जो सरकार ने अपनी प्रशासनिक नेतृत्व, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, तरुण कुमार ने कोविड वैक्सीन, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है।
अंतरराष्ट्रीय, अब देखिए, अब इसमें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन के विशेषज्ञ भारत के थे, लेकिन जो वैक्सीन निर्माण की कंपनियां थी उसमें विदेशी कंपनियों को, विदेशी विशेषज्ञों को भी सहायक बनाया और ऐसा काम कर दिया। देखिए हम लोग कितने, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, आपने देखा है। और अमेरिका हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डेवलप कंट्री, विकसित राज्य, और उसमें 2.5 लाख 3 लाख से अधिक मौतें हो गई। और एक विकासशील राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था कितनी लड़खड़ाती हुई चल रही है, पेंडेमिक से अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ गई थी, और बिल्कुल रिसेशन से के बाद वो क्या कहते हैं, महामंदी की स्थिति में थी। वैसी परिस्थिति में भारत की रक्षा करना, समय से लॉकडाउन करना, समय से वैक्सीनेशन करना, 125 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी, उस हमसे 3 गुना कम है आबादी में कम अमेरिका, यूरोप में हाहाकार मचा हुआ था, संपन्न देशों में, और एक ऐसे राज्य ने स्वयं पूरे भारत को वैक्सीनेट किया और विश्व को वैक्सीनेट करने में सहयोग, अमेरिका का, यूरोप के किस देश को सहयोग नहीं किया है भारत ने। अगर स्पुतनिक लिया है तो कोवैक्सीन रसिया को दिया है बहुत मात्रा में, और वो इसलिए लिया कि शायद स्पुतनिक हमारे बूस्टर डोज के लिए, विशेषज्ञों का था कि वो हम दे दें, ले लें, देखें कि क्या उससे हमको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो हमारे हेल्थ सेक्टर पर इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, इतनी बड़ा खर्च प्रति व्यक्ति और राष्ट्र और स्टेट, भारतीय गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दोनों को मिला करके हमने उसको अस्थायित्व दिया। 1 अरब से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा हमने वैक्सीनेशन की डोज दी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को हमने मौत के हाहाकार से बचाया, वैक्सीनेट किया, और वो भी बिना पैसे के। पूरा अमेरिका में कई कई एक अमेरिकन पर लाखों डॉलर उनको देने पड़े वैक्सीनेशन के लिए, हमने फ्री में वैक्सीनेशन किया है। यह हमारा गुड, ये भी है जो शिवम मौर्य ने लिखा है, ये कई पैक्ट हो रहे हैं ऐसे। तो इन ये पैक्ट भी उसी का हिस्सा है। लगातार भारत में जो ये नीति आयोग ने लक्ष्य रखा था, चिकित्सकों, विशेषज्ञों, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और मिला करके, क्योंकि भारत केवल स्वदेशी पर आरूढ़ होकर के और स्वदेशी को छोड़ करके तो कुछ कर ही नहीं सकता है, और स्वदेशी के साथ अपेक्षित और आवश्यक मात्रा में विदेशी को स्वीकार करके अपनी एक नवीन स्वदेशी अवधारणा को वैश्विक पटल पर फैला देने का काम यही नीति आयोग के माध्यम से हुआ है। एक दिन कितनी नीति आयोग की आलोचना होती थी, आज हम नीति आयोग को एक निर्णायक मोड़ पर ले आके खड़ा करके भारतीय प्रशासन को दक्ष, परिपक्व, पीपुल ओरिएंटेड, सिटीजन ओरिएंटेड और यहां तक कि वर्ल्ड ओरिएंटेड बना दिया है। हमने विश्व उन्मुखी बना दिया है, जो हमारा लक्ष्य था। आज नहीं, हजारों वर्ष पुराना सनातन का लक्ष्य क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। जो विश्व पूरा वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना थी, उसको हमने साकार किया है। जहां से हम चले थे, जो हमारा प्रस्थान बिंदु था, जो हमारे ऋषियों की संकल्पना थी, उस संकल्पना को अपनी सांस्कृतिक सोच, सांस्कृतिक दृष्टि और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को हमने वैश्विक स्वरूप दिया है। राम की मर्यादा को विश्व की मर्यादा बना दिया है, विश्व की सील और प्राण की रक्षा का विषय बना दिया है। तो हम नीति आयोग के इन्हीं संकल्पों से करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कल लिखाएंगे विकास के एजेंडे में। एजेंडे का हिंदी क्या होगा? कार्यसूची। लेकिन आप एजेंडा लिखिए। विकास के एजेंडे के क्रियान्वयन में
तीव्रता लाने के लिए, विकास के एजेंडे में तीव्रता लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग एक फोरम या मंच के रूप में कार्य करेगा। नीति आयोग एक फोरम या मंच के रूप में कार्य करेगा। अब इसका उदाहरण, मैं ज्वलंत उदाहरण बता दूं। अभी जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं भारत सरकार के भूतल परिवहन से, अभी मैं जिस जनपद गाजीपुर से आता हूं, गाजीपुर से लेके वाराणसी से गोरखपुर तक का एक्सप्रेसवे बन रहा है। बलिया होकर के एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच की जो टकराहट थी उसको दूर कौन करता है? नीति आयोग स्वयं इसका समाधान कर देता है। जो सर्किल रेट निर्धारित है, पहले अगर मुआवजा होता, कल्पना करिए नीति आयोग नहीं होता, गाजीपुर में 1 बीघे की मुआवजा की वर्तमान कीमत बढ़िया खेतों के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रति बीघे कर दी गई है। ये है वर्तमान सर्किट रेट। और इसमें वृद्धि कैसे हुई? इसी नीति आयोग के कारण हुई। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। जब आप तो अब घर में होंगे या प्रयागराज में होंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय, उत्तर प्रदेश का सेतु निगम जो लोक निर्माण विभाग में आता है, और रक्षा मंत्रालय के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और विकास की एक परियोजना, जो सलोरी में हमारे बच्चे रहते हैं और सलोरी में मेरा कॉलेज और आपका कॉलेज है, हम सबका कॉलेज सलोरी में है, ईश्वर शरण पीजी कॉलेज, उसमें वो IERT वाला गेट बंद हो जाता है और मजार चौराहे से आने वाला गेट बंद हो जाता है, तो बड़ी असुविधा होती है। सौभाग्य है कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव जी इसी नगर से हैं और उसका लाभ भी प्रयागवासियों को मिला है। अब देखिए, NOC मिलने के बाद सेतु निगम तीव्रता से काम आरंभ किया। ये नीति आयोग नहीं होता तो ये कोऑपरेशन नहीं हो पाता और हमारे लिए हमारी जनता उसी तरह। फिर आज ही हम गए तो हमारे साथ एक हमारे शिष्य हैं, जो हम लोगों के पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, चंद्र प्रकाश और हम बाइक से थे, तो हम लोग नीचे से निकाले। एक बच्चे का कुछ महत्वपूर्ण मामला था, उसको निपटाना था, उसके लिए हम लोग गए तो नीचे से निकालना पड़ा। अब जिस दिन सेतु बन जाएगी, हमारे विद्यालय के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के प्रोफेसर समय से पहुंच जाएंगे। अगर समय से चलेंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये नीति आयोग ने एक अच्छा काम किया है, यही नीति आयोग की विशेषता है। और